हेलो गाइस, दिस इज़ पूजा नेगी और आज हम चैप्टर 3 यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आपने 2 चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि जो 2 सुपर पावर्स थी यूएसएसआर और यूएसए, वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर कंट्रीज़ थी। तो उसके बारे में आपने पढ़ा कि जो 2 सुपर पावर्स थी उसमें से जो यूएसएसआर था उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, उसका विघटन हो गया। जबकि अगर हम यूएस की बात करें तो पूरा वर्ल्ड जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड है, यानी एक की जो हेजेमनी है, यूएस की हेजेमनी पूरे वर्ल्ड में हमें देखने को मिलती है। तो उसके पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि जो उसकी हेजेमनी है वो किस किस चीज़ में देखने को मिलती है पूरे वर्ल्ड में। तो आपने जैसे फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में पढ़ ही लिया था कि कैसे उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ यूएसएसआर का। और अब जो बचा था कोल्ड वॉर के टाइम की बात अगर हम करें तो जब उसका अंत हुआ, शीत युद्ध खत्म हुआ, तो कोल्ड वॉर के बाद जो है यूएस जो है विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा। यानी जो यूएस था वो उसकी जो हेजेमनी थी वो कोल्ड वॉर के बाद जो है देखने को मिली और वो एक ताकतवर देश यानी एक बहुत पावरफुल कंट्री इमर्ज हुई। और दुनिया में जो है उसके बराबर का कोई भी टक्कर उसको नहीं दे सकता था। यानी अब ऐसा उसका कोई भी कॉम्पिटिटर कंट्री नहीं थी जो उसको टक्कर दे सके। तो यानी उसकी पूरी हेजेमनी पूरे वर्ल्ड में देखने को मिली। तो अब इसको ही क्या कहा जाता है, यूनिपोलर वर्ल्ड। जो यूएस का डोमिनेंस है पूरे वर्ल्ड में वो यूनिपोलर वर्ल्ड है। यानी कि एक ध्रुवीय व्यवस्था की यहाँ पर क्या हुई, एक ध्रुवीय विश्व का यहाँ पे दौर शुरू हुआ। तो इस जो चैप्टर है इसमें हम पूरा जो है इसको एक्सप्लेन करके पूरी चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या क्या अमेरिका का जो है कौन कौन से उसके पास पावर्स हैं और किस तरीके से उसने अपनी हेजेमनी को पूरे वर्ल्ड में कायम करके रखा हुआ है। तो इससे पहले इसमें हमने थोड़ा डिस्कस किया इसका थोड़ा सा इंट्रो। उसके बाद इसमें 2-3 एग्जाम्पल आपको बता रखे हैं, जैसे कि आयसा, जाबरू, ऑन्ड्री जो आपकी एनसीईआरटी बुक में है। तो इसमें भी हेजेमनी यानी कि उसका कौन कौन सी पावर्स जो हैं जो देखने को मिलती, तो उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझा रखा है कि जैसे एक आयशा थी, वो एक स्टूडेंट थी और वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और वो आगे जाके यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ के उसको डॉक्टर बनना था, लेकिन बाहर से कोई एक अटैक होता है उसके देश के अंदर और पूरा देश जो है बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि जो हार्ड पावर है यानी जो सैन्य शक्ति है वो कैसे हावी हो जाती है दूसरे देशों के अंदर। तो यानी यूएस का इसमें सबसे बड़ा हम देख सकते हैं कि वो हार्ड पावर में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा इसमें जैसे कि ऑन्ड्रे के बारे में बताया है, जाबू के बारे में बताया है कि वो एक बहुत जो है दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला था और वो क्या था, वो काफ़ी उसकी जो स्किल थी वो पेंटिंग में बहुत अच्छा था। लेकिन उसके घर में जो पहले से एक ट्रेडिशन चला हुआ आ रहा है, एक परंपरा चली हुई आ रही है कि भाई क्या करना है आपको, एमबीए करना है और एमबीए में ही आगे आपको बढ़ना है। तो यानी ये आप देख सकते हो कि हेजेमनी जो है वो एक कैसी हेजेमनी है कि वर्चस्व है कि भाई जो दूसरा देश जो है, जैसे कि भाई एमबीए की डिग्री है तो वो कहाँ की है, वो अमेरिका की है। तो यहाँ पर अमेरिका का जो स्ट्रक्चर पावर है यानी कि जो उसका ढांचागत ताकत है वो देखने को मिल रहा है कि सब उसको किस तरीके से अडॉप्ट करते जा रहे हैं। थर्ड इसमें है ऑन्ड्रे का एक जो कूल जीन्स की तरह भी जो सभी पहनते हैं आजकल। तो किस तरीके से कल्चर का भी इफेक्ट जो है वेस्टर्न से पड़ा हुआ है जो पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है। तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो समझाया गया कि इस चैप्टर में हमें आगे क्या क्या चीज़ पढ़नी है। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो इसमें बताया हुआ है कि भाई जो यूएस की हेजेमनी है वो बिगिन हुई यानी जो उसकी स्टार्टिंग हुई थी वो 1991 में हम देख सकते हैं, जब सोवियत जो पावर थी वो क्या हो चुकी थी, पूरे इंटरनेशनल से जो गायब हो चुकी थी एक तरीके से। और हम ये देख सकते हैं कि भाई अमेरिका की हेजेमनी जो है 1991 में देखने को मिली और सोवियत यूनियन पूरे वर्ल्ड में अब कहीं रह ही नहीं गई उसकी ताकत, और एक जो पावर आई वो सुपर पावर बची अमेरिका। तो ये हमें देखने को मिला और सभी इस चीज़ को लेकर शॉक भी थे कि भाई एक पावर किस तरीके से उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अमेरिका का वर्चस्व 1991 में ही देखने को मिलता है। हाँ, देखने में ये आ सकता है कि भाई अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वो ये देखता है कि 1991 के बाद ही जो है यूएस की हेजेमनी देखने को मिलती है।
लेकिन अगर हम बात करें 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग हुई, तब से ही जो है यूएस की हेजेमनी काफ़ी आगे है, वो वर्चस्व उसका पहले से ही कायम है। तो जो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसकी हेजेमनी 1945 के बाद भी देखने को मिलती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे भाई इन अगस्त 1990 में इराक पे जो था इराक ने इन्वेडेड किया कुवैत पे, यानी कि यहाँ पर 1999 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेज़ी से यहाँ पे क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया इसे, यानी कि इसको अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ पर इराक को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, डिप्लोमेटिक तरीके से अटेम्प्ट्स किए गए, वो भी पूरे तरीके से फेल्ड हुए। उसको कन्विंस किया गया कि भाई जो भी आपने ये जो कब्ज़ा किया हुआ है वो हटा दो और यहाँ पर जो इसको मुक्त कर दो, किसको, कुवैत को। तो यहाँ पर यूएन ने भी, यूनाइटेड नेशन जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये इस चैप्टर में हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्या था ये यूनाइटेड नेशन। तो यहाँ पर जो है उसने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए अब बल प्रयोग की अनुमति दे दी, क्योंकि वो जो था बहुत ही अग्रेशन हो चुका था उसका, जो बहुत अग्रेसिव हो चुका था वो। तो उसको कन्विंस भी किया गया, बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स भी किए गए कि भाई वो समझ जाए, लेकिन वो समझा नहीं। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने जो है अब जो है फोर्स भेज दी अपनी कि भाई जाओ और क्या करो, ये जो कुवैत पर कब्जा किया हुआ है इराक ने, उसको क्या कर दो, अब बल प्रयोग की उसको अनुमति दे दी। तो जो शीत युद्ध के टाइम में यूनाइटेड नेशन अपनी बातों को बोलता ही नहीं था या चुप रहता था एकदम, उसने ये फर्स्ट टाइम ऐसा जो था डिसीजन लिया, एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, जो पहले हर चीज़ में चुप्पी साधता था। उसके बाद जो मैसिव कोलिएशन फोर्स था, यानी 34 देशों की मिली जुली और 660,000 जो ट्रॉप्स एंड जो कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध, यानी जो इराक था उसके विरुद्ध जो है काम किया और इराक को क्या कर दिया था, परास्त कर दिया था, यानी उसको हरा दिया, डिफीटेड, यानी उसको हरा दिया गया। बहुत सारी जो 34 देशों की मिली जुली क्या थी, सैनिक जो थे, तो उनके सैनिकों ने जो था किसको परास्त कर दिया, यहाँ पर इराक को परास्त कर दिया। तो इसी को बोला जाता है द फर्स्ट गल्फ वॉर। तो ये जो है 2-2 नंबर के आ जाते हैं। ओ सॉरी, एक चीज़ और इसमें और थी। तो यहाँ पर जो था यूएस प्रेसिडेंट जो थे जॉर्ज H.W. बुश, उन्होंने इसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो है संज्ञा भी दी थी, जो हमने ऊपर इराक और कुवैत के बारे में पढ़ा था। ये थोड़ा भूल गई मैं, तो इसको आप ऊपर जो है इसमें ऐड कर लेना। और नीचे फर्स्ट गल्फ वॉर था। देन उसके बाद है, तो इसको किस नाम से भी जाना जाता है, ये जो संयुक्त राज्य यानी यूएस का जो ये एक वो था, ऑपरेशन था, एक सैन्य अभियान था, इसको बोला जाता है यूनाइटेड ऑपरेशन विच वॉज कॉल्ड ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो ये जितने भी ऑपरेशन आप आगे पढ़ोगे ना, तो ये आपको याद, मतलब इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये ऑपरेशन पूछे जाते हैं। तो यहीं पर जो है अमेरिकन जर्नल जो थे नॉर्मन, उन्होंने क्या किया, वो इस सैन्य अभियान के जो ऑपरेशन चला था इसके वो जो है मेन हेड थे, और जो है उन्होंने 34 देशों की मिलीजुली सेना में जो, अगर हम 75 की बात करें, 75% अगर हम बात करें कोलिशन फोर्सेस में, तो 75 ही अकेला जो था वो अमेरिका की फोर्स थी। और जो 34 देश कोलिशन फोर्सेस में थे वो जो है वो तो थे ही, लेकिन साथ साथ में 75%, सिर्फ 75% किसकी थी यहाँ पर, अमेरिका की। तो आप देख सकते हो कि उसकी हार्ड पावर कितनी ज़्यादा है, वो मिलिट्री में कितना आ गया, फोर्स में कितना आ गया। तो ये जो है इसमें इराक के जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे सद्दाम हुसैन, तो उन्होंने इसको क्या कहा था, उन्होंने ये ऐलान किया था कि भाई उन्होंने प्रॉमिस किया था द मदर ऑफ ऑल बैटल्स, यानी कि ये 100 जंगों की एक जंग साबित होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जल्दी ही क्या हो गई, इराक जो है हार गई और फिर उसने कुवैत से अपना मजबूर तरीके से अपना जो है उसको हटाना पड़ा वहाँ से, जो भी उसने जो कब्ज़ा किया हुआ था। तो अगर हम देखें गल्फ वॉर से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अगर हम मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात करें तो जो है अमेरिका से सारे देश बहुत ज़्यादा पीछे हैं और टेक्नोलॉजी में अमेरिका सबसे ज़्यादा आगे निकल चुका है। तो अब इसको एक साइंटिफिक तरीके से, एक विज्ञापन की तरीके से हम देखें तो इसमें स्मार्ट बमों का जो है, जो स्मार्ट बॉम्ब्स थे उनका इसमें यूज़ किया गया। तो इसके चलते जो थे ऑब्जर्व जो थे उन्होंने इसे क्या किया, कंप्यूटर वॉर भी इसे
कहा, यानी कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा भी इसको दी गई। फिर इसको वीडियो गेम में कवरेज किया गया, तो इसको वीडियो गेम वॉर भी जो है जैसे इसको मतलब उसमें बदल दिया गया, तो गेम की तरह भी इसको मतलब देखा जाता है। तो ये था आपका जो टॉपिक आज का, वो था आपका बिगनिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो आप ये यहाँ तक पढ़ेंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज़, और आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो पसंद आए तो। थैंक यू सो मच गाइज़।